नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे तिरुपति लड्डू विवाद, स्वतंत्र एसआईटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसाद के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल के मामले में अदालत की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम अदालत को राजनीतिक युद्ध क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया, जिसमें सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और एफएसएसएआई का 1 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होना चाहिए। मामले की सुनवाई शुरू होने पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र एसआईटी बनाई जाए। इसमें सीबीआई से 2 सदस्य, राज्य सरकार से 2 सदस्य और एफएसएसएआई से 1 सदस्य हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों की जांच के मामले में एफएसएसएआई सबसे विशेषज्ञ शीर्ष निकाय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह नहीं चाहता कि यहां राजनीतिक ड्रामा बन जाए। अगर एक स्वतंत्र निकाय होगा तो विश्वास पैदा होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अखिलेश, अगर बात की जाए तो इस बार बहुत सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन जरूर कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक युद्ध क्षेत्र नहीं बनने देंगे हम इसको, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने आज तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसादम विवाद यानी लड्डू विवाद को लेकर जब सुनवाई शुरू की तो सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जो एसआईटी जांच कर रही आंध्र प्रदेश सरकार ने जो गठित की है उसको जांच करने दिया जाए। अगर जरूरत पड़े तो एक मॉनिटरिंग अधिकारी दिल्ली से बनाया जा सकता है जो पुलिस अधिकारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील को खारिज कर दिया। वहीं विपक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसकी खिलाफत की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक खुद स्वतंत्र एसआईटी की गठित करे और स्वतंत्र एसआईटी से ही जांच कराई जाए ताकि आंध्र प्रदेश से गठित सोसाइटी में जो भेदभाव हो रहा है वो सही नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में गठित की एसआईटी की जांच को खारिज कर दिया और नई एसआईटी को गठित कर दिया। ये स्वतंत्र एसआईटी गठित की गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 अधिकारी सीबीआई के होंगे, 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे और 1 अधिकारी फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का होगा। जो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन है वो अपने हिसाब से उस विशेषज्ञ को इसमें शामिल करेंगे जिसको फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी और स्टैंडर्ड के बारे में विशेषज्ञता हासिल हो। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने कहा कि वो किसी भी हालत में तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद के मामले को राजनीति का अड्डा नहीं बनने देंगे। फिलहाल उन्होंने ये भी आदेश दिया, अगर जांच की एसआईटी गठित की जा रही हो, इसमें अगर किसी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो वो सुप्रीम कोर्ट वापस आ सकता है। अगर एसआईटी को किसी तरह की जांच की दिक्कत होती है तो वो भी आकर सुप्रीम कोर्ट में बता सकता है। यानी स्वतंत्र एसआईटी जो गठित की गई है वो अब लड्डू विवाद के मामले को स्वतंत्र रूप से जांच करेगी। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग एक सीबीआई के अधिकारी की तरफ से की जाएगी जो लगातार इस एसआईटी की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे कि किसी तरह का कोई भी हेल्प उनको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जांच से संबंधित जरूरत होगा उसके लिए वो मदद करेंगे। अब ये देखना होगा कि जो राजनीतिक विवाद प्रसादम यानी लड्डू विवाद को लेकर चल रहा था उस पर विराम लगेगा और स्वतंत्र एजेंसी जो एसआईटी अब जांच करेगी वो अपनी जांच रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला तिरुपति बालाजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या फैसला देता है तो भी देखना होगा कि इसमें बड़ी कार्रवाई क्या होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिलेश आपका।
2 लोग सीबीआई से हैं, 2 स्टेट पुलिस से हैं और एक जो है फूड सेफ्टी अथॉरिटी से, एक ऑफिसर फूड सेफ्टी अथॉरिटी से होगा। क्योंकि पहले तो जो है सीएसजी का ये कहना था कि जो एसआईटी पहले की एसआईटी है वो भी क्रेडिबल है, उनके क्रेडेंशियल पे कोई डाउट नहीं है। बट बाकी जो है वाईएसआरपी की तरफ से जो ऑब्जेक्शन था, इस वजह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है कोर्ट द्वारा बनाई गई है, जिसमें जो है 2 फ्रॉम सीबीआई, 2 फ्रॉम स्टेट बॉडी और 1 इज फ्रॉम फूड सेफ्टी अथॉरिटी। सो ये करके जो है आज इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और अब बात करेंगे बाढ़ की चिंता, पीड़ितों का जाना हाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित दरभंगा में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी घाट पर गंगा वाटर लेवल का निरीक्षण किया था, जहां पानी खतरे के निशान से नीचे आ गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और सारण सहित 17 बाढ़ प्रभावित जिलों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूड पैकेज और राहत सामग्री गिराई जा रही है। कुल मिलाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं, जबकि लगभग 975 नावों भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रही हैं। और अब बात करेंगे आरक्षण विरोध आत्मघाती कदम। महाराष्ट्र विधानसभा की डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल शुक्रवार को चौंकाने वाला कदम उठाते हुए मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद गए। हालांकि सुरक्षा जाली होने की वजह से वो अटक गए और उन्हें नुकसान नहीं आया। अजीत पवार गुट के विधायक झिरवल को बचाने के लिए सुरक्षाकर्मी मशक्कत करते दिखे। और आपको बता दें कि धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध करते हुए उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। उनका कहना था कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए नाराजगी में वह मंत्रालय से कूद गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन से आदिवासी विधायक गुस्से में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरहरी झिरवल 2 दिन पहले ही एक मंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद आज फिर से ये मंत्रालय पहुंचे और वीडियो में देखा जा सकता है कि नरहरी झिरवल के बाद कुछ और आदिवासी विधायक भी कूद गए। हालांकि जाली होने की वजह से सभी नेता बाल बाल बच गए। सभी नेता जाली पर खड़े होकर नारेबाजी भी करने लगे। मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने उठाया ये कदम। महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पर आरक्षण के विरोध में ये कदम उठाया गया है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने उठाया ये कदम। डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने उठाया ये कदम। उनके साथ 3-4 और आदिवासी समाज के विधायकों ने ये कदम उठाया। और अब बात करेंगे खत्म फसाना नया आशियाना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास आज खाली कर दिया। अरविंद केजरीवाल को अब नया पता 5 फिरोज शाह रोड है। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ नई दिल्ली में 5
फिरोज शाह रोड में शिफ्ट हो गए हैं। केजरीवाल ने लुटियंस जोन में अपने नए आवास में पूजा की। बता दें कि ये बंगला आप मुख्यालय के करीब है। आधिकारिक तौर पर यह पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। 9.5 साल पहले यानी मार्च 2015 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हुए थे। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। दरअसल दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफे का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ जी भी नहीं सकता। जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता, मैं दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा, जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं या ईमानदार हूं। और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अगर बात की जाए तो नया आवास मिल गया है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज आशियाना बदल गया है। वो सरकारी मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर अब अपने ही आम आदमी पार्टी के पंजाब कैडर से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के आवास 5 फिरोज शाह रोड पर शिफ्ट हो गए हैं। इस आवास को आम आदमी पार्टी के लिहाज से खास इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि फिरोज शाह रोड पर ही कैनी लेन पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी शिफ्ट हुआ है। वहां से चंद कदम की दूरी पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। अशोक मित्तल का बतौर राज्यसभा सांसद मिला आवास भी चंद कदम दूरी के फिरोज शाह 5 नंबर कोठी है। लिहाजा पार्टी कार्यालय और पार्टी के संयोजक के तौर पर रहने वाले अरविंद केजरीवाल आवास में नजदीक रहेगा तो पार्टी के साथ तालमेल और पदाधिकारियों से मिलना जुलना और पार्टी कार्यालय में जाना लगातार उनका बना रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली में कोई सरकारी आवास चिन्हित नहीं है, न कोई परमानेंट आवास है कि पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ रहेंगे। अगर पुराने मुख्यमंत्रियों के तौर पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अभी शिफ्ट हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको आवास एक भारत सरकार की तरफ से दिया जाना है, जो उनके तरफ से चिन्हित किया जा रहा है। जो चिन्हित किया गया था उसको भी भारत सरकार ने अलॉट नहीं किया, तो उसकी वो प्रतीक्षा में लगे हुए। दूसरा क्या है कि मदन खुराना पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वो सारनाथ मार्ग पर रहा करते थे। अगर देखा जाए साहेब सिंह वर्मा थे पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी सारनाथ मार्ग पर रहते। शीला दीक्षित पहले मथुरा रोड पर रहा करती थी, बाद में उन्होंने मोतीलाल नेहरू रोड में शिफ्ट कर लिया था। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं शीला दीक्षित के बाद, वो सरकारी आवास भी लुटियन जोन्स में ही चाहेंगे, संसद के आवास भी चाहेंगे, मिनिस्ट्रीज के आसपास भी चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के आसपास चाहेंगे। फिलहाल अब उनको भारत सरकार सरकारी बंगला पूर्व मुख्यमंत्री के बजाय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी दर्जा होने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कौन आवंटन करती है वो तो देखना होगा। फिलहाल अब अरविंद केजरीवाल अपने आम आदमी पार्टी राज्यसभा कैडर पंजाब से चुने गए अशोक मित्तल के आवास 5 में शिफ्ट हो गया। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने आज अरविंद केजरीवाल का बाकायदा 5 नंबर कोठी में स्वागत किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अपने मुख्यमंत्री आवास से जब निकल रहे थे तो उनकी पत्नी ने आवास में ताला लगाकर वहां के कर्मचारियों को चाबी सौंपी, तो माहौल बेहद इमोशनल दिख रहा था। कुछ तो कर्मचारी आंसू निकालते दिख रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर कर्मचारी से हाथ मिलाया, हाथ जोड़ के नमस्कार किया। अपने माता पिता और अपने दोनों बच्चों बेटा बेटी को लेकर 2 गाड़ियों में सवार होकर अपने प्रोटोकॉल के साथ 5 नंबर कोठी रवाना होकर पहुंचे थे, जहां अशोक मित्तल के परिवार की तरफ से उनका स्वागत किया गया। जब तक अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर नया बंगला नहीं मिलता, तब तक अरविंद केजरीवाल का ठिकाना 5 नंबर कोठी फिरोज शाह रोड लुटियन जोन्स नई दिल्ली ही रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे मालगाड़ी बेपटरी डीजल की लूट।
मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली मुंबई रूट पर रेलवे यार्ड के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले जा रही मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। सुबह ट्रेन के 3 डब्बों से बह रहे डीजल को वहां मौजूद लोगों को डब्बों में भरते हुए देखा गया। बता दें कि वैगनों को राजकोट से भोपाल के पास बकनिया भौरी ले जा रहा था। डीआरएम रजनीश कुमार ने बताया कि गुजरात के राजकोट में भोपाल के बेरनिया भोर की ओर से जा रहे पेट्रोलियम पदार्थ से भरी एक मालगाड़ी रात करीब 10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें कुछ समय के लिए दिल्ली मुंबई मार्ग की अप लाइन प्रभावित हुई है, जबकि डाउन लाइनों से ट्रेनों का आवागमन जारी है। रतलाम में ट्रेन में पटरी हुई, जिससे जो डीजल था उसको लूटने की होड़ मच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग डीजल को लेकर जा रहे हैं। अब बात करेंगे पुतलों की भरमार, कारीगर बेजार, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली का एक छोटा सा इलाका तातरपुर, जो रावण के पुतलों के लिए मशहूर है, उसे एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। यहाँ कारीगर रंग बिरंगे और छोटे बड़े सभी तरह के रावण के पुतले बनाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तातारपुर जो रावण के पुतलों के लिए मशहूर है और उसे एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। यहाँ कारीगर रंग बिरंगे और छोटे बड़े सभी तरह के रावण के पुतले बनाते हैं। हालांकि इस साल दशहरे से पहले कारीगरों को बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह वे कच्चे माल की बढ़ती लागत और प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को मानते हैं। छोटे मोटे जला रहे हैं साइडों में रख के, बड़े में दिक्कत है। क्यों पटाखे तो नहीं है, बाकी फिर भी देखो लगाने वाले तो लगाए रहे हैं। कहीं ना कहीं हाँ पड़ रहा है, बिगड़ पड़। ये बम के तो फटेगा ही नहीं, खाली कोई जलाएगा थोड़ा ना, बम तो चाहिए। कनाडा जाते थे, यूएसए भी गए हैं सर हमारे। अब वहाँ से कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। रीजन यहाँ तो बम पटाखे वगैरह लगा नहीं सकते उनमें, इसलिए सब मना कर देते हैं कि अब बम पटाखे लगा नहीं सकते तो हम किस लिए रावण जलाएंगे, ये बताओ। खाली जलाने से तो कुछ होगा नहीं। अगर पटाखों की आवाज आएगी तो थोड़ा सा आदमी रोमांच होता है उस चीज में। कारीगरों का कहना है कि पटाखों के बिना इन पुतलों को खरीदने वाले ग्राहकों में कमी आई है। ऐसे में उन्हें भी काफी घाटा हो रहा है। जो बांस हमारा आसाम से आता है और इस बांस के सिवा रावण बन नहीं सकता। जो ये हम कागज लगाते हैं, पार्टी अगर दूसरा कागज लगाए सस्ता तो पार्टी लेती नहीं। तार महंगा हो गया, कागज महंगे हो गए, लेबर महंगी हो गई। लेबर आती है बिहार से, यूपी से, और हमारा जो पुतला जाता था कनाडा जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, अमेरिका जाते थे, तो वो अब जाने बंद हो गए हैं तकरीबन 8-10 साल। इस बार महंगाई की वजह से सर मतलब हमारा कारोबार आधा हो चुका है, करीब आधा कारोबार है इस टाइम पहले की वजह से। सर महंगाई, बांस हो गया, पेपर हो गया, और हमारे जो ये लेबर हो गई सर। लेबर बाहर से आती थी सारी, यूपी से आती थी, बिहार से आती थी सर, कानपुर से आती थी। वो सारी लेबर भी मिनिमम आ रही है इस टाइम में, क्योंकि इतनी इनकम हम दे नहीं पा रहे उनको सर। पहले जो इनकम सर 1000 रुपए लेके जाते थे यहाँ से, अब वो इतनी इनकम दे नहीं पा रहे तो वहाँ नहीं रहे वहाँ से। तो हमें खुद ही करना पड़ रहा है मैक्सिमम काम, और यहाँ से लेबर ले रहे हैं तो वो भी महंगी पड़ रही है हमें। दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के महीने के दौरान प्रदूषण से निपटने को लेकर 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, स्कूली छात्राओं को जबरन अगवा करने का मामला। लखनऊ से खबर, स्कूली छात्राओं को जबरन अगवा करने की कोशिश। पिकअप सवार महिला पुरुष ने किया अगवा करने का प्रयास। छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल को बताई घटना। प्रिंसिपल ने छात्राओं के अभिभावकों को पुलिस को दी सूचना। प्रिंसिपल ने छात्राओं के अभिभावकों को पुलिस को दी सूचना। अपहरण की कोशिश को छात्राओं ने किया नाकाम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, वहाँ पर इस तरीके का अपराध होना, वो तो बच्चों ने इस चीज़ को नाकाम कर दिया, लेकिन पुलिस का क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए, अभी पुलिस का तो विशाल कोई बयान इस पूरे मामले पे नहीं आया है, लेकिन ये जरूर स्कूली छात्राओं का कहना है जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं कि उनको कुछ समय पहले एक जो डाला चालक है जिसमें एक आदमी और एक औरत थे, वो उन सभी छात्राओं का अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे। इस बाबत सभी लोगों ने अपने मौके पर से जान बचाई, लेकिन जब ये मामला पूरा प्रकाश में आया और अब जब उन्होंने इस बात को स्कूल के अपनी प्रिंसिपल से बताया, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बाकायदा पूरी घटनाक्रम को संज्ञान में लिया और उसे थोड़ा संवेदनशील मानते हुए उन सभी का वीडियो बनाया और जरूर पुलिस पे इस पूरे मामले पर शिकायत की। कुछ छात्राएं थी, उसमें से एक जो छात्रा के पिता है जयकरण, उन्होंने मलियाबाद कोतवाली में एक FIR भी दर्ज कराई गई है और पुलिस संभवतः उस पिकअप डाले चालक की तलाश कर रही है, क्योंकि जो भी नाबालिग छात्राएं हैं उन सभी का कहना है कि उनको अपहरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्या वजह थी इस के पीछे मंशा नहीं मालूम है। तो पुलिस की प्राइमा फेसी यही है कि पहले उस डाला चालक को और जो भी उसके साथ महिला थी उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और आखिरकार वजह तलाशी है कि पूरी क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ के जो ग्रामीण क्षेत्र है मलियाबाद में अगर इस तरीके की घटना हुई है, अगर सभी लोगों को अपहरण किया जा रहा था, तो जरूर एक बड़ी घटना है और पुलिस को जरूरत है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने की और पूरा सच उजागर करने की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।